हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। और आप सब कैसे हैं? कमेंट में ज़रूर बताना कैसे हो सब। और आज हम करने जा रहे हैं, दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने इसका चैप्टर 1 तो कर लिया है, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। और मैं सेकंड चैप्टर अभी इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि वो बहुत लेंथी है चैप्टर। जैसे आप उसको करोगे तो बोर हो जाओगे। वैसे तो आपके एग्ज़ाम नियर हैं, पर फिर भी मैं आपको ये शॉर्ट चैप्टर और इंटरेस्टिंग चैप्टर करवा रही हूँ, ठीक है। और हम इसमें वही क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, बार बार वही क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 17, इसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग, ठीक है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इज अ फाइनेंसिंग मेथड यूज्ड टू फंड large-scale projects such as infrastructure, energy, industrial projects. It involves combination of debt and equity financing with the cash flow generated by the project serving as the primary source of repayment. देखो इसमें क्या बताया गया है। जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग वो एक फाइनेंसिंग मेथड है जो कि यूज टू फंड का यहाँ पे मतलब क्या है कि हम उसको फंड देता है, ठीक है। मतलब कि फाइनेंस प्रोवाइड करता है लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए। सच एज लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स में क्या इंक्लूड किया जाता है? जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। फिर आगे क्या बताया है इसमें कि ये कॉम्बिनेशन होता है डेट का और इक्विटी फाइनेंसिंग का। अब देखो डेट क्या होता है और इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होता है। डेट होते हैं ऋण लेना, मतलब किसी से उधार लेना, ठीक है, ऋण। और नेक्स्ट है इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? इक्विटी मतलब होता है ओनरशिप। और जैसे हम किसी से स्टॉक ले लेते हैं, ठीक है, बॉन्ड्स खरीद लिए हमने किसी के, तो उसकी ओनरशिप मिल जाती है, ठीक है। तो ये होता है इक्विटी फाइनेंसिंग। ये कॉम्बिनेशन होता है डेट का और इक्विटी फाइनेंसिंग का विद द कैश फ्लो जनरेटेड बाय द प्रोजेक्ट सर्विंग एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ पेमेंट। इसमें बताया गया है कॉम्बिनेशन होता है डेट और इक्विटी फाइनेंसिंग का, जो कि प्रोजेक्ट्स जिसके थ्रू जो प्रोजेक्ट है वो कैश फ्लो जनरेट करते हैं और वो सोर्स होता है, प्राइमरी सोर्स माना जाता है रिपेमेंट करने के लिए। ओके, आई थिंक समझ आया होगा आपको। दोबारा बताती हूँ क्या ये प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग एक फाइनेंसिंग मेथड है जिसके थ्रू मतलब पैसे दिए जाते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को, इंडस्ट्री या प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। और ये कॉम्बिनेशन होता है डेट का और इक्विटी फाइनेंसिंग का, जिससे कि जो प्रोजेक्ट वाले हैं वो क्या करते हैं? कैश फ्लो जनरेट करते हैं। और जिससे कैश फ्लो जनरेट होगा तो फिर वो सर्व कर पाएंगे जो रिपेमेंट, ठीक है, वो एक सोर्स बन जाएगा, उनका प्राइमरी सोर्स माना जाएगा रिपेमेंट करने का। देखो नोट्स में क्या लिखा हुआ है। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इज अ न्यू मेथड ऑफ फाइनेंसिंग इन द इंटरनेशनल ट्रेड। जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है वो नया मेथड है फाइनेंसिंग का, मेथड ऑफ फाइनेंसिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड। ये फाइनेंसिंग करने का इंटरनेशनल ट्रेड में एक नया मेथड माना गया है। इन दिस मेथड द प्रोजेक्ट एंड द एसेट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द promoter or the owner in order to avail finance or loan for the projects. देखो इसमें क्या बताया है। इसमें बताया जो प्रोजेक्ट है और जो एसेट्स हैं वे अलग कर दिए जाते हैं ओनर से, ताकि वो क्या कर सके, लोन ले सके प्रोजेक्ट्स के लिए। इट इज़ क्वाइट पॉपुलर इन द फील्ड ऑफ माइनिंग, पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, स्टील प्रोडक्शन। इसमें क्या बताया, क्वाइट पॉपुलर माना जाता है इन चीज़ों में, जैसे कि माइनिंग हो गया, पेट्रोकेमिकल हो गया, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए, स्टील प्रोडक्शन हो गई, ठीक है। और ये बहुत लार्ज है साइज में और इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए होती है। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट। अगर आप यहाँ से करना चाहो यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो मैं पढ़ाई देती हूँ आपको क्या है क्या नहीं। इट इज़ अ सोर्स ऑफ अर्निंग बाय यूटिलाइजिंग मिनिमम एंड डोमेस्टिक रिसोर्सेज। ये एक सोर्स माना जाता है जिससे कि बाय यूटिलाइजिंग मिनिमम, जो डोमेस्टिक रिसोर्सेज उनका मिनिमम में यूज़ करके, ठीक है, तो हम पैसे कमा सकते हैं। इट हेल्प्स टू एक्सपोर्ट टेक्निकल सर्विसेज एंड मैन पावर। इसमें क्या है, एक्सपोर्ट की जाती है टेक्निकल सर्विसेज और मैन पावर। परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर प्रोजेक्ट्स कैन बी डन इन द फॉरेन एक्सचेंज। जो परचेज है इक्विपमेंट के, जैसे कि हम कुछ भी सामान खरीदते हैं, जैसे बड़ी बड़ी मशीन्स हो गई, ठीक है, तो परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर प्रोजेक्ट्स कैन बी डन, मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू भी किया जा सकता है ये काम। क्रेडिट फैसिलिटेट्स
प्रोवाइडेड बाय द बैंक ऑन ईजी टर्म। तो मतलब क्रेडिट भी ईजी टर्म में मिल जाता है जो कि बैंक से लेते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर स्किल एंड सेमी स्किल्ड मैन पावर टू वर्क इन द फॉरेन कंट्री। और इसमें क्या है कि प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी जो स्किल पर्सन है, जो सेमी स्किल मैन पावर है उनके लिए फॉरेन कंट्रीज में। इट इज़ अ व्हीकल फॉर कैपिटल इक्विपमेंट एंड मटेरियल एक्सपोर्ट। ये व्हीकल मानी जाती है एक कैपिटल इक्विपमेंट के लिए और मटेरियल एक्सपोर्ट के लिए। और ये प्रमोट करती है कॉरपोरेशन को और गुड रिलेशन बनाती है विद फॉरेन कंट्रीज। इट हेल्प्स टू प्रमोट इट हेल्प्स टू इम्पोर्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। अब थोड़ा हम अपने नोट से भी पढ़ लेते हैं भाई, एडवांटेजेस क्या रहेगी इसकी। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, जैसे कि भाई हमने पढ़ा है अगर जो प्रोजेक्ट है वो एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे पास पैसे आएंगे, फॉरेन के पैसे आएंगे, तो उससे क्या होगा, जो हमारी इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ होगी और जॉब क्रिएशंस होंगे। मतलब देखो जो आपने वहाँ पे पॉइंट पढ़े ना, तो उनके आगे आप ये लिख सकते हो, ठीक है। मतलब कि वो तो एक एक लाइन में थे, आप इनके साथ मतलब ये हेडिंग बना देना और फिर पैराग्राफ में डिफाइन कर देना, ओके। जॉब क्रिएशन, जॉब मिलती है, जो स्किल और सेमी स्किल पर्सनस हैं उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती हैं और इम्प्रूव होते हैं ट्रेड रिलेशंस, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और एनहेंस रेपुटेशन, और हमारी रेपुटेशन भी बढ़ती है। नेक्स्ट है इसमें टाइप्स बताने हमने प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट की, ठीक है। 5 टाइप हैं, देखो इसमें कितने दिखाए गए हैं वो देखते हैं। इसमें हमारे ये 3 हैं, कमर्शियल रिस्क, कंट्री रिस्क एंड एक्सचेंज एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क, ठीक है। सभी को पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट है हमारा कमर्शियल, सेकंड पॉलिटिकल, देन टेक्निकल, देन फाइनेंशियल, देन एनवायरमेंटल रिस्क। फर्स्ट है कमर्शियल। कमर्शियल रिस्क में देखो क्या होता है, पहला रिस्क आता है कमर्शियल में पेमेंट का, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट का, थर्ड प्राइस रिस्क। देखो पेमेंट में क्या होता है कि अगर आप कुछ भी सामान मान लो या प्रोजेक्ट से लेके चलते हैं, चलो अगर आपने किसी का जो प्रोजेक्ट है उसमें हेल्प की, ठीक है, मतलब कि आपने मान लो, मैं बताती हूँ आपको, अपने किसी का घर बनाना है, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं भाई, ठेका ले लिया, ठीक है। जो हरियाणा से है कमेंट करना कौन कौन हरियाणा से है, कौन कौन मेरी भाषा को समझ रहा है। भाई बोल देते हैं कि भाई ठेका ले लिया, ठीक है। तो क्या होता है कि वो कह देता कि भाई इतने, मतलब वो घर बना के तैयार कर देता है इतने टाइम में, इतना मतलब कि कॉन्टैक्ट कर लेते हैं वो आपस में, ठीक है, कि मैं इतने टाइम में और इतने पैसे में आपका काम कर दूंगा। अगर उसने काम कर दिया तो आपकी पेमेंट नहीं दे रहा भाई जिसका आपने काम किया है, तो एक वो रिस्क होता है। कॉन्ट्रैक्ट वाला रिस्क देखते हैं क्या है। अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, अगर जो मतलब जिसने ठेका लिया था वो क्या करता है कि वो ज़्यादा पैसे मांगने लग जाता है, या मतलब कि वो जो जिसने पेमेंट करनी है वो मना कर देता है कि मैं इतने पैसे नहीं दूंगा, ये नहीं करूँगा, तो ये भी रिस्क रहता है। नेक्स्ट है प्राइस रिस्क। प्राइस रिस्क में क्या है कि अगर भैया आप ये बोल देते हो मतलब कि आपको सड़क बनानी है, ठीक है, रॉ मटेरियल सब कुछ आपका होगा, ठीक है। अगर मान लो कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था 10 लाख में, मतलब थोड़ा सा रोड, चल 1 करोड़ के ले लेते हैं, 1 करोड़ में लिया था, बहुत लंबी सड़क बनानी थी, ठीक है, 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था। तो जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जब जो रॉ मटेरियल था वो आपको इजीली अवेलेबल हो रहा था, ठीक है, रॉ मटेरियल भी आपको खुद से लगाना है, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमारा, ओके। तो मतलब जो रॉ मटेरियल है वो उसकी कॉस्ट कम थी और अब उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, तो 1 करोड़ का या मतलब कि 90 लाख का ही मान लो, ठीक है, अब वो आपको 90 लाख का पड़ रहा है। तो फिर भाई वो भी तो रिस्क होता है ना कि पहले प्राइस क्या थे अब प्राइस क्या है, ठीक है, तो उसमें भी आपको लॉस होने के चांसेस रहते हैं, रिस्क रहता है। नेक्स्ट इसमें पॉलिटिकल रिस्क में आते हैं कंट्री रिस्क एंड रेगुलेटरी रिस्क। रेगुलेटरी को बोलते हैं हम कंट्रोल रिस्क। कंट्री रिस्क में है कि जो दूसरी कंट्री है, फॉरेन की कंट्री, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस वो भी डिसाइड करते हैं भाई रिस्क को, ठीक है। रेगुलेटरी रिस्क में है भी जो हमारी मैनेजमेंट है उसको मैनेज कर रही है या नहीं, अच्छे से कंट्रोल कर रही है या नहीं, ये आता है हमारा। नेक्स्ट वन इज टेक्निकल रिस्क। टेक्निकल रिस्क में आएगा डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। जो डिज़ाइन है वो भी टाइम टू टाइम अपडेट रखने चाहिए अपने, ठीक है, और उनको भी कंट्रोल करते रहना चाहिए कि मतलब जो लेटेस्ट है वो क्या चल रहा है क्या नहीं, और जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है वो भी हमें चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि
जो हमारे कंस्ट्रक्शन के एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो एम्प्लॉय वहाँ पे काम करते हैं, मतलब कि चाहिए तो हमें कम है पर वो ज़्यादा लगे हुए हैं, तो ये भी तो हमारा रिस्क है ना, ठीक है। और ज़्यादा लगे हुए हैं, काम टाइम पे करते नहीं हैं, अपनी सैलरी लेकर चले जाते हैं, तो ये भी एक रिस्क है हमारे लिए। नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल रिस्क। एनवायरमेंटल रिस्क में आता है क्लाइमेट रिस्क। जो भाई हमारी एनवायरमेंट है वो चेंज होती रहती है, अगर हमने जो प्रोजेक्ट है हमारा टाइम पे पूरा नहीं होता तो ये वो किसके कारण है, क्लाइमेट रिस्क के कारण है। नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क में है करेंसी रिस्क एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क। जो करेंसी रिस्क है मतलब कि भाई जो हमारी करेंसी है यहाँ पे उसके कम रेट है और जो वहाँ पे है उसके हाई रेट है, तो अगर मान लो वहाँ वाले पर्सन यहाँ पे आके काम करेंगे तो उनको तो मतलब इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा ना, ठीक है। तो ये करेंसी का रिस्क भी होता है और इंटरेस्ट रेट का भी रिस्क होता है, जो इंटरेस्ट है वो कम मिल रहा है ज़्यादा मिल रहा है, तो इस हिसाब से ओके। तो ये हमारे टाइप्स हैं, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसमें हाउ टू मिनिमाइज रिस्क इन प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट। किस तरीके से आप जो प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट है जो रिस्क है उसको कैसे कम करोगे, ठीक है। और कंडीशन नेसेसरी फॉर्मल की सेम बात ही बोल रखी है इसमें, किस तरीके से हम कम करेंगे वो देखते हैं। देखो भाई मिटिगेशन का मतलब पहले ही बता देती हूँ मैं। मिटिगेशन का मतलब होता है कम करना। मैंने पहले की वीडियो जो IBO 1 की वीडियो बनाई है उसमें भी बताया था एक बार। देखो कैसे कम कर सकते हैं हम इस रिस्क को जो हमने देखे हैं। कमर्शियल रिस्क मिटिगेशन, देखो कुछ नहीं करना आपको, हमने क्या पढ़ा था, कमर्शियल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, टेक्निकल, फाइनेंशियल और एनवायरमेंट, इनके आगे सारे के आगे क्या लगाना, मिटिगेशन लगा देना, ठीक है। तो अब देखते हैं, जैसे कि हमने इनमें पढ़ा था ना, तो सेम बात वैसे ही है, मतलब उनको ठीक करना है, इसका उल्टा कर देना तो ये ठीक हो जाएंगे। कमर्शियल रिस्क मिटिगेशन। कमर्शियल रिस्क मिटिगेशन में है केयरफुल कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन, मतलब कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसको ध्यान से देखना होगा हमें, ठीक है। और फ्यूचर में भी देखना होगा भाई ये किस तरीके से मैनेज करेंगे, मतलब कि जो मार्केट में रेट चल रहा है वो क्या है क्या नहीं। सिक्योर पेमेंट मैकेनिज्म, जो पेमेंट मैकेनिज्म है मतलब कभी क्या होता है कि जैसे ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं ना, तो उसमें भी चांस होते हैं कि अगर उसने अगले ने पेमेंट कर दी आपके बैंक में नहीं शो होती और उसके बैंक से पैसे कट जाते हैं, तो ये भी एक टाइप का रिस्क होता है, तो सिक्योर रखना चाहिए हमने ये चीज़ें भी, ठीक है। प्राइस रिस्क मैनेजमेंट, जो प्राइस रिस्क है होता है तो उसको भी अच्छे से मैनेज करना चाहिए हमें। नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल रिस्क मिटिगेशन, जो कंट्री है अगर हम कहीं पे भी जो प्रोजेक्ट है ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन पहले पढ़ लेने चाहिए हमें, ठीक है, चेक कर लेने चाहिए जिस कंट्री का हम प्रोजेक्ट ले रहे हैं। पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस, अगर जो पॉलिटिकल है तो उसके लिए हमें क्या करवा देना चाहिए, इंश्योरेंस करवा देना चाहिए। अगर मान लीजिए कुछ भी पॉलिटिकल रिस्क होता है तो उसके लिए हमें थोड़े मोटे पैसे मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टेक्निकल रिस्क मिटिगेशन, जो डिज़ाइन है और इंजीनियरिंग उनको मतलब देखते रहना चाहिए क्या लेटेस्ट डिज़ाइन आया है, ठीक है, तो ये ताकि हम अपडेट रह सके और सर्वाइव कर सके लंबे समय तक मार्केट में। टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, टेस्ट करते रहना चाहिए और क्वालिटी को भी टेस्ट करते रहना चाहिए, ठीक है, उनको कंट्रोल मेंटेन रखना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी रिस्क मिटिगेशन, इसमें बताया गया है फॉर दिस गिव ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज़, मतलब कि जो साइबर सिक्योरिटी रिस्क है इसके लिए ट्रेनिंग दी जानी चाहिए एम्प्लॉयर्स को, और साइबर सिक्योरिटी को हमें ऑडिट करते रहना चाहिए। और डाटा इंक्रिप्शन, मतलब जो हमारा डाटा उस पर क्या लगाना चाहिए, हमें अपना पासवर्ड भरे रखना चाहिए, ठीक है, ताकि वो लीक ना हो, किसी और के पास ना जाए, हैक ना हो। नेक्स्ट है इसमें फिफ्थ वन इज एनवायरमेंटल एंड सोशल रिस्क मिटिगेशन, जो एनवायरमेंट है उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे और उसको भी चेक करते रहना चाहिए। नेक्स्ट वन इज सोशल इम्पैक्ट, जो सोशल है जो सोसाइटी है उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे वो भी देखते रहना चाहिए। ओके गाइस, नेक्स्ट क्या इसमें, नेक्स्ट है इसमें टेक्निक और सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट। इसमें बताया गया है जो सोर्स हैं फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट के, तो वो देखते हैं कौन कौन से, कहाँ से हम पैसा ले सकते हैं। गवर्नमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग एजेंसी से हम पैसा ले सकते हैं, कमर्शियल बैंक से ले सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल लेंडर से ले सकते हैं, मनी मार्केट फंड से, इंश्योरेंस कंपनी, स्टेट क्रेडिटर, कमर्शियल स्पॉन्सर्स, इंटरनेशनल एजेंसीज लाइक WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, होस्ट गवर्नमेंट, जो होस्टिंग गवर्नमेंट है उससे, और जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनसे, ठीक है। दोबारा देखते हैं एक बार हमने क्या पढ़ा है इसमें। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग क्या होते हैं, मतलब कि ज़्यादा लार्ज होते हैं साइज़ में, तो इसके लिए पैसा इकट्ठा करना। किन से पैसा लेंगे हम, ये सोर्सेज हैं हमारे, ओके, इनसे पैसा लेंगे। एडवांटेजेस पढ़ लिए हमने, टाइप्स पढ़ लिए,
जो टाइप्स थे उनके आगे मिटिगेशन लगा देना और उनको उल्टा कर देना, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे रिस्क को मिनिमाइज करने वाले कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, वो समझ नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा, वो यहाँ से मिटा हुआ है, तो देखते हैं वो क्या है पैराग्राफ। तो ये क्वेश्चन था भाई यहाँ, वाई डू कंपनीज बोरो थ्रू बॉन्ड्स रेदर देन टेकिंग बैंक लोन्स। अब साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो कंपनीज हैं वो बॉन्ड्स क्यों खरीदती हैं, वो बैंक से लोन क्यों नहीं लेती। ठीक है, चलो पहले देखते हैं बॉन्ड्स होता क्या है। अ बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट वेयर यू लैंड मनी टू अ बोरोवर। जो बॉन्ड है वो एक टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है जिससे कि आप मनी लेते हो। ठीक है, लैंड मनी, आप मनी देते हो बोरोवर को, सच एज अ कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट एंटिटी, इन एक्सचेंज ऑफ रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट एंड रिटर्न ऑफ यूर प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट। देखो आप पैसे देते हो, किसको, उधार दे देते हो, किसी को भी दे दो। ठीक है, उसके बदले में आप क्या लोगे, उससे इंटरेस्ट लोगे। ठीक है, जो भी आपका जो प्रिंसिपल है, जितना मान लो कि आपने 1000 रुपये दिए हैं और वो दिए हैं आपको आपने कि एक दिन के भाई 2 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको टाइम भी बता दोगे कि मैं इतने टाइम तक दिए हैं, अगर आप ये चीज़ नहीं दोगे, मतलब कि मेरा जो पेमेंट इतने टाइम में नहीं करोगे तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कुछ भी शर्तें आप अपने पास से रख सकते हो। एक बॉन्ड क्या होता है कि किसी को पैसे दे देना उधार में। ठीक है, उस टाइप का होता है ये, और उससे फिर आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा जो आपने प्रिंसिपल दिया है उस पर। अब देखते हैं, बॉन्ड देख लिया, अब एडवांटेजेस क्या है बॉन्ड फाइनेंसिंग की, मतलब कि जो बॉन्ड खरीदते हैं उसके एडवांटेजेस क्या रहती है जो कि बैंक से लोन लेने में नहीं रहती। देखो लोअर इंटरेस्ट रेट, अगर हम बॉन्ड खरीदते हैं तो उस पर हमें इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, और टाइम भी इसका ज़्यादा रहता है, लॉन्गर रिपेमेंट पीरियड, मतलब कि कितना बहुत लंबे समय तक हमें पैसे मिल सकते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है इसमें, और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंडिंग सोर्स, मतलब कि भाई जो रिस्क है उसको भी हम डाइवर्सिफिकेशन डिवाइड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़, और मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके किसी से भी पैसा ले सकते हैं हम, वे ये नहीं है कि भाई जो बैंक है, बैंक से लोन लेना है तो इतना ही लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके हम बॉन्ड के पैसे ले सकते हैं किसी से भी। लिक्विडिटी होती है, मतलब कि अगर हम बॉन्ड्स खरीदे तो आसानी से हमें मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं भाई डिसएडवांटेजेस क्या हैं बैंक लोन की, क्यों हम ये लेते हैं, क्या बॉन्ड्स खरीदते हैं। इसमें हायर तो इंटरेस्ट देना पड़ता है हमें, और उस बहुत कम समय के लिए होते हैं, और इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं होते। अगर हम जो लेने जाते हैं बैंक लोन तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है और एक लेंथी प्रोसेस भी होती है, तो इस कारण हम क्या करते हैं, बॉन्ड फाइनेंसिंग करते हैं। ओके गाइज, आई थिंक समझ आया होगा आपको। अगर ये 20 नंबर में आए तो आपको कैसे लिखना है, जो ये पॉइंट्स हैं इनको डिफाइन करना अपनी भाषा में, और डिसएडवांटेजेस भी लिख देना। ठीक है, ताकि उनको आसानी से समझ आ जाए कि भाई ये डिमेरिट्स थी तो इसीलिए हम बॉन्ड फाइनेंसिंग करते हैं। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, like the video, share the video, subscribe the channel.